वो कुछ सोच रही थी कि पीछे से मयंक ने आवाज देते हुए कहा कि क्या हुआ बिट्टो, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। मयंक ने सोनम को आगे चलने का इशारा किया और सोनम ने दरवाजे को हल्का सा पुश कर दिया और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई, ऊपर की तरफ से ढेर सारे फूल उसके ऊपर बरसने लगे। सरप्राइज! अंदर की तरफ से मुस्कुराते हुए अवनी सामने आकर खड़ी हो गई और सोनम को गले लगाकर बोली, वेलकम होम बिट्टू। भाभी आप यहाँ? सोनम ने भी अवनी को जोर से गले लगा लिया था। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ हो हमारे सामने, सोनम अवनी को गले लगाए हुए ही बोली। मयंक पीछे दरवाजे के एक ओर खड़ा उन दोनों के मिलाप को देखकर हौले हौले मुस्कुरा रहा था। तो मुझे तो आना ही था ना तुम्हारे पास। जब मयंक ने मुझे बताया कि कल तुम आ रही है तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई थी तुमसे मिलने के लिए और सब काम धाम छोड़कर आ गई तुमसे मिलने। ओह सो स्वीट ऑफ यू भाभी, सोनम ने अवनी के गाल से अपना गाल छुआते हुए कहा। तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं छोटी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ, मयंक ने कहा। अरे भाई आप भी बैठिए ना हमारे पास, हमें सच में कुछ भी नहीं चाहिए, जबकि हमारी जिंदगी के सबसे ज्यादा 2 अनमोल लोग हमारे साथ हैं। तो सोनम ने मयंक का हाथ पकड़कर खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा। जरूर बैठूंगा छोटी, पर मुझे मालूम है कि तूने आज सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं होगा यहाँ आने की खुशी में, और अब अगर तू ज्यादा देर तक भूखी रही तो फिर तेरा पेट दर्द शुरू हो जाएगा। मयंक कुछ और भी कहता, पर उससे पहले अवनी ने उसे किचन की तरफ रास्ता दिखाते हुए कहा कि अपनी लाडो का इतना डीप एग्जामिन बाद में करना, पहले तुम जाओ और जाकर कुछ बना कर ले आओ। ओह सॉरी मैं बस अभी गया, मयंक ने कहा और वो किचन में जाकर अपनी बिट्टू के लिए कुछ स्पेशल बनाने की जुगत में भिड़ गया। सोनम और अवनी दोनों एक सोफे पर बैठ गई। अवनी ने सोनम के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा कि छोटी तुम खुश तो हो ना? हम समझे नहीं भाभी आप क्या पूछना चाहती हैं, सोनम ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। छोटी जिस कंडीशन में तुम्हारी और डुग्गू की एंगेजमेंट हुई थी उस समय डुग्गू बहुत ही कंफ्यूज था, खुद के लिए, खुद के दिल की पसंद के लिए, और हो सकता है ऐसे में उसने तुम्हारे साथ कुछ। अवनी इतना कहते कहते सोनम के चेहरे की तरफ गहरी नजरों से देखने लगी थी, जैसे उसके चेहरे के भावों से उसके दिल का हाल जानना चाह रही हो वो। पर सोनम अवनी की बात सुनकर मुस्कुरा उठी थी। वो बीती हुई बात थी भाभी, आज की तारीख में हम और सर एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, उन्हें खुद से ज्यादा हमारी खुशी की परवाह है। हम अपनी जिंदगी में इतने खुश कभी नहीं थे जितने कि अब हैं, जब से सर हमारी जिंदगी में शामिल हुए हैं। हमें तो जैसे अपनी जिंदगी से प्यार ही हो गया, वरना हम तो खुद से नाराज ही रहते थे। सोनम अमित के बारे में धीरे धीरे बात करते हुए छुई मुई से खुद में ही सिमटी जा रही थी और अपनी दोनों हाथों को अपने गालों से चिपकाए हुए मंत्रमुग्ध सी सोनम का हाली दिल सुन रही थी। अरे मेरी बन्नू रानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह से डुग्गू के लिए ये सब सुनकर मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम कहती जाओ और मैं सुनती जाऊँ। वो क्या है ना कि आज तक डुग्गू के बारे में इतनी स्वीट सिंपल सी बातें किसी ने नहीं की थी। डुग्गू का जिक्र मतलब उसका बेलॉस एटीट्यूड, उसकी एरोगेंसी और उसकी अकड़, बस इन्हीं सब के बारे में सुनने को मिलता था। वो तो अब भी उनमें कम नहीं हुआ है भाभी, अगर गुस्सा हो जाए तो बस सामने वाले को अपनी गुस्से की लाल आंखों से ही स्वाहा कर दें, सोनम ने पुणे की शॉपिंग मॉल वाली बात को याद करते हुए कहा। ये तो सब तुम सही कह रही हो बिट्टू, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अवनी ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। क्या भाभी? सोनम को अवनी का उसे यूं देखना कुछ अजीब सा लग रहा था। ये तुम डुग्गू को सर क्यों बुलाती हो बिट्टू? अवनी ने उसकी तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा। कितना अच्छा सा नाम है उसका, चाहे तो डुग्गू का हो या फिर अमित। हम उनको कैसे, मतलब हम उनका नाम कैसे ले सकते हैं? सोनम के चेहरे पर दुनिया भर की शर्म और हया पसर गई थी। हाय, अगर तुम्हारा ये शर्माना डुग्गू देख लेना तो कसम से बंदा आया नहीं फ्लैट हो जाएगा। फिर कुछ सोचते हुए सोनम को अपनी तरफ करते हुए बोली, वैसे डुग्गू ने तुम्हारा ये शर्माना अभी तक देखा या नहीं? हाँ बोलो। अपनी ननद और डुग्गू के रिश्ते से भाभी को छेड़ रही थी और सोनम बस खुद में सिमटी हुई मुस्कुराए जा रही थी। और जब ये हया का सुकून ज्यादा छाने लगा, क्या भाभी आप भी ना, कहकर वो अवनी की गली लग गई थी। ओ छोटी, मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ, और जब ये बात तुम्हारे भाई को पता चलेगी ना तो बस समझ लो कि उन्हें तो पूरी दिल्ली को मारे खुशी के अपने सर उठा लेना है। सच में बिट्टू, जिन हालातों में तुम्हारी और डुग्गू की सगाई हुई थी, मयंक बहुत टेंशन में थे, ये सोचकर कि पता नहीं तुम दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ भी पाओगे या फिर। पर अब तुम्हें सुनने के बाद और आज एयरपोर्ट पर अमित से मिलने के बाद तो मयंक का खुशी से पागल हो जाना बनता है। इस समय तो अवनी ही मयंक की कमी पूरी कर रही थी। आप दोनों तो हमारी जिंदगी के फरिश्ते हैं जिन्होंने हमें सर से मिलाया और हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया, सोनम ने अवनी की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। सोनम की बात सुनकर अवनी भी मुस्कुरा उठी थी। ये क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच, मुझे भी शामिल कर लो इस सब में, अंदर किचन से आते हुए मयंक ने कहा। सोनम ने मौका देखकर अवनी का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारे से मयंक को कुछ भी बताने से मना कर दिया। अवनी ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त करते हुए मयंक से कहा कि ओह, हम क्यों बताएं कि क्या बातें हो रही थी हम दोनों में, तुम खुद ही पता कर लेना। भाई आप बैठिए ना, हम नाश्ता लगाते हैं, सोनम ने मयंक के हाथ से सर्विंग बोल और स्पून लेकर कहा। अरे छोटी, तुम यहाँ बैठो अपने भाई के साथ, मैं लगा रही हूँ ना। अवनी ने सोनम को मयंक के पास बैठने का इशारा किया। नहीं बिल्कुल नहीं, आज बड़े दिनों के बाद मौका मिला है हमें, आज तो हम ही आप दोनों को सर्व करेंगे, सोनम ने जिद करते हुए कहा। और अवनी और मयंक दोनों उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठे थे। अबे चल ना, गेट पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है तू? पुलकित पिछले 5 मिनट से डुग्गू की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। साले कुकुर मुत्ते, तुझे तो अंदर हाथों हाथ लिया जाएगा, पर मैं ना, तुझे मैं दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर पटक दूंगा। नहीं, मुझे तो दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर पटका जाएगा, डुग्गू ने अंदर अपने साथ होने वाले बर्ताव की कल्पना करते हुए कहा। रियली? ट्रू डेविल को भी डर लगता है, पर किससे? डुग्गू की तरफ शरारत से देखते हुए उसने कहा, दादी से। मुंह मत खोल दियो कतई अंदर जाकर कि मैं ट्रू डेविल हूँ, वरना कसम से डेविल भी मेरी हालत खस्ता देखकर मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। अबे तो दरवाजे पर ही लटके रहने का इरादा है क्या? पुलकित रिलैक्स मूड में कनपुरिया बन जाता था। रुक जा मेरे कुंवर जी साले, तुझे बड़ी जल्दी अंदर जाने की, डुग्गू ने अपनी बैग को संभालते हुए कहा। ओए साला है तू, और वो भी मेरा, समझा? तो जरा कायदे से बात कर बच्चा।
नहीं तो जौन तुम्हारी झाम उतरबे तो समझ आ जाए कि किहे से पंगा लाई हो तुम। पुलकित ने जैसे ही डुग्गू पर कनपुरिया स्टाइल झाड़ा, डुग्गू कुछ देर तक शांत चित होकर उसे देखता रहा और फिर दोनों ही ठट्ठा मारकर हंस पड़े। और तभी सामने से गेट खुल गया और दोनों की बोलती बंद हो गई सामने खड़े बंदे को देखकर। सामने दादी खड़ी थी और बहुत गहरी नजरों से उन दोनों को ही देख रही थी। आप लोग इसे स्कैनिंग करना भी कह सकते हैं। अरे कौन से थम दोनों और हमारे दरवाजे पर घड़ी दोपहर में खड़े होकर क्या कर रहा है? पुलकित को अपना तो समझ में आता था कि वो कुल दूसरी बार रघुवंशी हाउस आया था तो शायद दादी उसे ना पहचान पाई, पर डुग्गू वो उसे कैसे नहीं पहचान पा रही है, ये बात पुलकित के लिए भी हैरान करने वाली थी। What's wrong with you दादी? It's me, डुग्गू। अमित ने खुद के चेहरे की तरफ उंगली करते हुए कहा। दादी के चेहरे पर अचानक से शरारती मुस्कान आ गई और वो बोली कि यो बात है वहाँ घनी तरीके से जानू से क्या था डुग्गू से, वहाँ तो बस ऐसे ही थारे चेहरे के ओके बोले से कुछ सोचते हुए बोली, हाँ थारे फेशियल एक्सप्रेशन देखने वास्ते माँ यो सब कह दी और देख ले कैसे लुटे हुए बादशाह की तरह था हमारे को अपना परिचय देने में लग गया उसे। अमित के मुंह से उसका फेवरेट डायलॉग निकलते निकलते रह गया। और तू छोरे घने दांत निकाल कर किलोजप या फिर कोलगेट का ऐड करने की जरूरत कोनी, माँ थारे को भी पहचान गई से। तू पिछली बार होली पर हमारे घर को था ना, बस थारा नाम हमारे को कोनी याद ना आ रहा इस टाइम पर। दादी ने जासूसी नजर पुलकित पर डालते हुए कहा, मैं पुलकित दादी पुलकित। पुलकित ने अपना परिचय देखकर मुस्कुराते हुए उनके पैर छू लिए। खुश रहो, जुग जुग जिया था, थारे को ईश्वर जिंदगी भर की घनी खुशियां दे दे, थारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जावे। दादी बिना किसी कंजूसी के पुलकित को दिल खोल कर आशीर्वाद दे रही थी। कारण तो आप सब जानते ही थे कि दादी तो पहले से ही पुलकित को प्रिया के लिए पसंद करती थी, तो फिर अपने दामाद को आशीर्वाद देने में हमारी दादी कतई कंजूस कोनी। अरे बस भी करो दादी, थोड़ा सा मेरे लिए भी तो बचा कर रखो अपना आशीर्वाद। डुग्गू ने पुलकित को काफी देर तक दादी के पैरों में झुके रहने से बचाने के लिए कहा। थारे को आशीर्वाद तो तब मिलोगा जब था हमारे पैरों को छुएगा, और यो काम थारे आकड़ के खिलाफ से। दादी ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे बस इतनी सी बात, लो अभी मैं आपके पैरों में गिरा पड़ रहा हूँ। डुग्गू ने शरारत से कहा और मुस्कुराकर दादी की तरफ बढ़ गया। दादी की शरारत। दादी शायद उसकी हरकत समझ रही थी और वो अपने कदम पीछे खींच रही थी कि तब डुग्गू दादी के पैरों में गिर पड़ा और थोड़ी देर में ही दादी ने उसे अपने दोनों हाथों से हौले हौले ही सही कूटना शुरू कर दिया था। छोरे छोड़ हमारे को, ले बताओ कोई इसने के भला, ऐसे भी कोई किसी के पैर छूता से क्या? दादी डुग्गू के कंधों पर हल्के हाथों से मारती जा रही थी। और दादी माँ तो थारे पैर हमेशा सही ऐसे ही छूता हूँ, थम भूली तो कतई कोड़ी। डुग्गू उनके पैरों में हल्के हल्के से नाखून चुभो रहा था और फिर उसने दादी को गोद में उठा लिया और उन्हें लहराते हुए अंदर लिविंग रूम की तरफ ले गया। ये बिल्कुल बिंदास जोड़ी है दादी पोते की। दादी ने गेट पर आते ही पोते की फिरकी लेनी शुरू कर दी और पोते को जैसे ही मौका मिला उसने भी दादी को अपनी तरह से छका दिया। पुलकित मुस्कुराते हुए अपना और डुग्गू का लगेज समेटते हुए उनके पीछे पीछे चला आया था। अरे अरे छोड़ मने छोरे। दादी अब भी डुग्गू के ऊपर चिल्ला रही थी और डुग्गू हंसते हुए, बड़ी मुश्किल में काबू आती है दादी, जो आ जाएंगे तो इतनी जल्दी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। डुग्गू भी कहा मानने वाला था इतनी जल्दी से। अरे अरे डुग्गू तू कब आया और आते ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया तूने? कविता जी अब तक ये दादी पोते की घमासान सुनकर बाहर लिविंग रूम में आ चुकी थी। डुग्गू उतार दादी को बेटा नीचे, इन्हें चक्कर आ जाएगा। कविता जी डुग्गू को समझा रही थी। चक्कर और इन्हें, अरे तो अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल देती हैं। डुग्गू मनी मन बुदबुदाया और फिर धीरे से दादी को नीचे उतारकर सोफे पर बैठा दिया। इतने में अखिलेश जी भी शोर सुनकर वहां आ गए थे। अमित और पुलकित दोनों ने कविता जी और अखिलेश जी के पैर छुए और हाथ बांधे खड़े हो गए। छोरा थे हमारे को हार्ट अटैक करवा के मरने का अखिल, जरा इसे मैं समझा लियो था, नहीं तो फिर हमारे से बुरा कोणी है। थारे से तो वैसे भी बुरा कोणी हमारी नौटंकी दाती। अमित मनी मन एक बार फिर से बुदबुदाने लगा था। कविता जी, अखिलेश जी और दादी सब लोग बहुत खुश थे कि अमित अपने साथ पुलकित को भी लेकर आया था। अमित ने एक हल्का सा इशारा तो कल रात ही दे दिया था कि वो अपने साथ एक सरप्राइज लेकर आ रहा है, पर वो सरप्राइज पुलकित होगा ये अंदाजा किसी को भी नहीं था, खुद पीयू को भी नहीं था। तभी तो वो कॉलेज के किसी जरूरी असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए सुबह निकल गई थी और अब तक लौटी नहीं थी। माँ घर में बड़ी शांति है, ये तबाही का दूसरा नाम प्रिया रघुवंशी कहाँ है, दिख नहीं रही। अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए बड़े इत्मीनान से दादी की ओर देखा, जैसे कि वो कह रहा था कि हमारी दादी सा इतनी घनी तरिया मने घूरो कोणी। यो बात ते था भी घनी तरीके से जाने से कि तबाही का पहला नाम तो थामी से बड़ो आयो। दादी ने भी चाय पीते पीते एक तरफ को मुंह से कोड़ते हुए अपना विरोध जता दिया था। अच्छा बच्चों, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं दोपहर के खाने की फाइनल ही तैयारी कर लूँ, और तब तक पीयू भी आ जाएगी तो साथ ही में खा लेंगे सब लोग। पुलकित बेटा तुम थोड़ी देर के लिए अमित के रूम में एडजस्ट कर लो, हरी काका से कहकर तुम्हारे रूम को मैं थोड़ा साफ करवा देती हूँ। कविता जी ने कहा तो पुलकित ने बस मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर अपनी सहमति दे दी थी। कविता जी ने चाय के कप वगैरह समेटे और किचन की तरफ चली गई। पुलकित जो अब तक निर्लिप्त भाव से बैठा चाय पी रहा था, पीयू का नाम सुनते जैसे उसमें एक एनर्जी का संचार हो गया था और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा था। ठीक है माँ, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। डुग्गू अपनी जगह से उठते हुए बोला और पुलकित को साथ लेकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद पीयू की स्कूटी की रुकने की आवाज सुनकर कविता जी दरवाजे की ओर लपकी। क्या पीयू, तुझसे मना किया था ना कि आज के दिन कोई भी काम मत रखना, और तू है कि सुबह की गई अब आ रही है। कविता जी ने प्रिया के घर में कदम रखते अपनी शिकायतों की पोटली खोल दी। अरे उफ़ो माँ, मुझे जरा सांस तो लेने दो, ये मत पूछना कि इतनी देर कैसे और कहाँ लग गई, बस घर में घुसते आप राशन पानी लेकर मेरे ऊपर सवार हो जाया करो। प्रिया थोड़ा सा झल्लाते हुए सोफे पर बैठ गई। कविता जी को चुपचाप अपनी तरफ घूरते हुए पाकर वो खुद ही बोल उठी कि माँ समझा करो, आज ये असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट थी, और वो तो भला और निशा का जिसने मुझे फोन करके बता दिया, वरना मेरा असाइनमेंट तो सबमिट ना होता और साथ साथ प्रोफेसर के लेक्चर सुनने पड़ते। सो अलग। फिर क्या हुआ,
पीछे से दादी बोल उठी जैसे पीयू कोई कहानी सुना रही थी जो कुछ हद तक सही भी थी। अक्सर कविता जी की डांट से बचने के लिए पीयू ने कोई ना कोई कहानी समझाई देती थी। फिर भाई दिल्ली का ट्रैफिक और वो राजीव चौक के चौराहे पर तो पूछो मत, लगता है आधी दिल्ली को आज ही कहीं जाना है। क्या बताऊं कैसे कैसे जुगाड़ करके निकल कर आई हूँ। बस रहने दे तू और तेरी नौटंकी। मुझे क्या पता नहीं है। अब जल्दी से चेंज करके और मेरा हाथ बटा आकर किचन में, तेरा भाई भूखा ही सो जाएगा वरना। कविता जी अंदर किचन की तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या भाई आ गए? पीयू की आंखें खुशी के मारे चौड़ी हो गई थी। तो तू घर पर नहीं रहेगी तो क्या वो बाहर ही बना रहेगा? कब का आ चुका है और तेरे लिए 2 बार पूछ भी चुका है वो। कविता जी ने अंदर से कहा, ओफो माँ भी ना बिल्कुल ही कमाल की हो, इतनी सारी फालतू बातें कर ली और एक आधे की बात नहीं बता पाई कि भाई आ गए। मैं अभी आती हूँ चेंज करके। पीयू अपने कमरे की तरफ भागी। अच्छा सुन, कुछ ढंग का पहन कर आना, ये तेरे आधे कटे हुए मुड़े थोड़े कपड़े मुझे समझ में नहीं आते। कविता जी कुछ सोचते हुए बोली, माँ इसे फैशन कहते हैं और ये आपकी समझ में आएगा भी नहीं। बढ़िया है फैशन की समझ वाली। माँ मनी मन बड़बड़ाती हुई बोली और फिर मुस्कुराते हुए काम में लग गई। पीयू वैसे तो आज अपने शॉर्ट्स ही पहनती, पर अब जब माँ ने कहा था तो उनका कहा भी टालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक सिंपल सा व्हाइट चूड़ीदार निकाला और उस पर रेड कलर का दुपट्टा लेकर खुद को आईने में देखकर बोली कि अरे बस कर प्रिया, अब इतनी ज्यादा भारतीय कन्या लगेगी तो माँ तो बस खुशी से पागल ही हो जाएंगी। वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए बाहर किचन की तरफ चली गई और बार बार बड़बड़ा भी रही थी कि पता नहीं इस दुपट्टे को मुझसे क्या दुश्मनी है, सही से टिकता ही नहीं है एक जगह पर। ओफो क्या मुसीबत है। माँ भी ना पता नहीं उन्हें जीन्स और टी शर्ट में क्या दिक्कत थी जो आज ये पहनने को कह दिया। पीयू का बड़बड़ाना किचन तक जारी था जो कविता जी के कानों में पड़ गया। वो इसलिए मिस फैशन कि तुम्हारा बड़ा भाई आज कितने दिनों बाद घर आया है। और कविता जी ने अधूरी बात छोड़कर अपनी सब्जी की तरफ ध्यान लगा दिया। और क्या माँ बताओ ना। प्रिया का दिल एक अनजानी नामुमकिन सी संभावना के होने से धड़क उठा था। इधर ला, दुपट्टा तेरा मैं सही किए देती हूँ। कविता जी ने बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे अपनी तरफ खड़ा कर दिया और दुपट्टे को दोनों तरफ से पिनअप करते हुए कहा कि लो अब जितनी चाहिए उछल कूद कर लो, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कविता जी ने प्यार से उसके गाल को अपने हाथों से छुआ और वापस अपने काम में लग गई। पीयू जरा ये हरा धनिया तो काट दे मुझे जल्दी से। कविता जी ने उसे एक काम और बताया और खुद दूसरे काम में लग गई। पीयू भी आधे अधूरे मन से माँ का बताया हुआ काम करने लगी। पता नहीं क्यों पर उसका दिल कुछ बेचैन सा हो रहा था। कितनी मुश्किल से उसने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में किसी गहरे कोने में दबा कर रख दिया था, पर माँ की कही हुई वो अधूरी बात बार बार उसके जहन को कचोट रही थी। अगर कहीं उसका सोचा हुआ सही निकला तो वो कैसे खुद को संभालेगी अब की बार। प्रिया मनी मन सोच रही थी कि उसके मुंह से एक दर्द भरा आउच निकल गया। ओफो पीयू, तू भी ना एक छोटा सा काम बिना कुछ काटे फाटे नहीं कर सकती है ना। ये धनिया काटने को दिया था, उंगली नहीं। कविता जी ने जल्दी से पीयू की उंगली पर हल्दी लगाई और उस कट पर बैंडेज लगाई। तू जा, मैं कर लूंगी। इस बार उंगली काट लिया, पता नहीं अगली बार क्या क्या काट कर रख देगी और फिर तेरे पापा और भाई मुझे गुस्सा दिखाएंगे। कविता जी ने बचा हुआ धनिया काटा और पकी हुई सब्जी और दाल के ऊपर डालते हुए कहा, नहीं माँ मैं ठीक हूँ, भला इतने से कट से भी कोई लगती है क्या? पीयू ने खुद को संभालते हुए कहा और कविता जी के बताए हिसाब से वो उनके साथ काम करने लगी। मुझे यूं खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना। आखिर पुलकित ने जब मुझसे कहा कि वो आएगा तो फिर मुझे उसका इंतजार करना ही होगा। मेरे यूं परेशान होने से वो मेरे सामने आकर खड़ा थोड़ी हो जाएगा। पीयू खुद को समझा रही थी पर वो खुद नहीं जानती थी कि बाहर खाने की टेबल पर उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। डेविल टाइप। पीयू ने कविता जी की खाना बनाने और खाने को सर्विंग बोल्स में डालने में हेल्प की और बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स, स्पून्स और पानी वगैरह का इंतजाम कर दिया। एक पूरी नजर डाइनिंग टेबल पर डालने के बाद कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी, वो दोबारा से किचन में आई और कविता जी से बोली कि लो माँ, खाना खाने की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब आप सभी को बुलाइए, तब तक मैं सैलेड काट लेती हूँ। प्रिया ने टमाटर, खीरा, चुकंदर को धोते हुए कहा। ठीक है, कविता जी ने कहा और वो बाहर चली गई खाने पर सबको बुलाने के लिए। क्या बात है, मुझे भूख ज्यादा लगी है या फिर खाना सच में इतना अच्छा बना है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। अमित ने खाने की टेबल पर एक कुर्सी खींचते हुए कहा और धम से बैठ गया। तुझे भूख लगती कब नहीं है जो तू कंट्रोल करना सीखेगा खुद पर। पुलकित ने उसके कान में धीरे से कहा और मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बेटा बहुत उड़ रहे हो, अभी रुको, तुम्हें चुप कराने का इलाज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अमित ने मनी मन कहा और फिर कविता जी की तरफ देखते हुए कहा कि माँ ये पीयू कहाँ रह गई है? ऐसे तो मेरे आने की खबर सुनकर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी और आज के सामने ही नहीं आ रही है।